नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे और एक महत्वपूर्ण और नए वीडियो में। हम लोग बात कर रहे थे पीजीटी हिंदी की। पीजीटी हिंदी की अगर सिलेबस आपके पास है तो आप देखेंगे कि इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग। पहला हिंदी भाषा का इतिहास, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर गद्य कृतियाँ और पद्य कृतियाँ। हम लोग का भाग 1 यानी हिंदी भाषा का इतिहास पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे भाग 2 का, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास को जानने से पहले हम बता दें कि अगर आप हमारे वीडियो को लगातार देख रहे हैं तो इसी प्रकार के वीडियो अपलोड प्रतिदिन किया जाएगा, जो कि आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाला। चलिए ज़्यादा वार्तालाप न करते हुए आज का टॉपिक का हम लोग शुरुआत करते हैं, जो टॉपिक है हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की परंपरा। लेखन की परंपरा कैसे शुरुआत हुई इसके बारे में हम लोग जानेंगे। वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे ताकि आपको सभी प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझ में आसानी हो सके और आप एक तैयारी को मूर्त रूप दे सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रत्येक युग में साहित्य चेतना में निरंतर परिवर्तन या विकास होता रहा। वर्तमान युग का साहित्य चिंतन वैसा नहीं है जैसा आचार्य शुक्ल के समय में आज से 40 वर्ष पूर्व था। यद्यपि साहित्य के मौलिक प्रतिमान अधिक नहीं बदलते, फिर भी बदलते हुए युग बोध के कारण परिप्रेक्ष्य, प्रवृत्ति, प्रक्रिया आदि में परिवर्तन निश्चय ही होता है। पिछले दशकों में निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप प्रचुर नवीन सामग्री प्रकाश में आई है और अनेक स्वीकृत तथ्यों का संशोधन हुआ है, जिनसे पूर्ववर्ती निर्णय और निष्कर्ष अनिवार्यतः बदल गए हैं। इलियट ने कहा है, केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इस तर्क से प्रत्येक युग में साहित्य के नए विकसित रूप उसके पूर्व रूपों के मूल्यांकन को प्रभावित करते रहते हैं। उदाहरण के लिए मिश्र बंधुओं के समय श्रेष्ठ कवियों की जो परंपरा थी, उसमें मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला, पंत आदि के आविर्भाव के बाद निश्चय ही परिवर्तन हो गया। हिंदी महाकाव्य परंपरा में रामचरितमानस और रामचंद्रिका आदि का स्थान निर्धारण करने के लिए प्रिय प्रवास, साकेत और कामायनी की रचना के बाद आज फिर से विचार करना पड़ेगा। किसी श्रृंखला में जब नई कड़ियाँ जुड़ती हैं तो स्वभावतः पुरानी कड़ियों की स्थिति पूर्ववत नहीं रह जाती। अतः नवीन शोध परिणामों के आधार पर विकासशील साहित्य चेतना के आलोक में संपूर्ण परिदृश्य का पुनरावलोकन सर्वथा आवश्यक है। हिंदी साहित्य के इतिहास के संदर्भ में 2 मौलिक प्रश्नों का समाधान कर लेना आवश्यक है। हिंदी का स्वरूप विस्तार कहाँ तक है? साहित्य की सीमा क्या है? 2 प्रश्न उठते हैं। हिंदी के स्वरूप विस्तार का प्रश्न कुछ राजनीतिक कारणों से उलझ गया है। जैसे हिंदी के विद्वानों और अन्य भाषाविद आरंभ से ही यह स्वीकार करते आए हैं कि भारतवर्ष के जितने भूभाग में वर्तमान हिंदी या उर्दू बोली हिंदी सामाजिक व्यवहार अर्थात पत्राचार, शिक्षा दीक्षा, सार्वजनिक आयोजन, विचार विनिमय तथा साहित्यिक अभिव्यक्ति आदि की माध्यम भाषा है, वह सब का सब हिंदी प्रदेश है और उसके अंतर्गत बोली जाने वाली सभी भाषाएं हिंदी की उपभाषाएं हैं। इस दृष्टि से वर्तमान बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश व दिल्ली का इलाका हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और मैथिली, मगही, भोजपुरी, पूर्वी अवधी, पश्चिमी अवधी, बघेलखंडी, ब्रज, कन्नौजी, राजस्थानी के विभिन्न रूप, कुमाऊनी आदि पहाड़ी बोलियां हिंदी की शाखा प्रशाखाएँ हैं। यह परिभाषा नई नहीं है। इसका स्वरूप उस समय निर्धारित हो गया था जब भाषाई राज्यों और उनके प्रलोभन की कल्पना भी किसी को नहीं थी। हिंदी का यह बृहत्तर या विशाल यानी राजनीतिक उद्देश्यों से विस्तारित रूप नहीं है, स्वाभाविक तर्कसम्मत रूप है जिसके विषय में अभी कुछ समय पूर्व तक कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब लगभग 5-6 वर्षों से यह विवाद जोर पकड़ रहा है। एक मत यह भी है कि हिंदी का अर्थ वर्तमान हिंदी या खड़ी बोली हिंदी ही है। मैथिली और राजस्थानी तो स्वतंत्र भाषाएं हैं ही, भाषा विज्ञान के आधार पर उनकी प्रकृति और प्रवृत्ति हिंदी से अत्यंत भिन्न है। अवधी और ब्रज का भी अपना पृथक अस्तित्व है। ये दोनों एक दूसरे से भी भिन्न है और वर्तमान
हिंदी से भी यह नारा हिंदी विरोधी शिविर से उठाया गया है और हिंदी के भी कुछ एक अधिक प्रगतिशील लेखक इसमें शामिल हो गए हैं। मैथिली को तो साहित्य अकादमी जैसी संस्था ने मान्यता दी है और उसके साहित्य के स्वतंत्र प्रकाशन तथा अध्ययन अध्यापन का क्रम चलने लगा है। उधर राजस्थानी का आंदोलन भी जारी है और उसके लिए भी इस प्रकार के प्रयासों आरंभ हो गए हैं। ब्रज तथा अवधी जिनका साहित्य कहीं अधिक समृद्ध है और भी औचित्यपूर्वक यह दावा कर सकती है। दूसरा मत विस्तारवादी है जिसके अनुसार उर्दू भी हिंदी की ही उपभाषा है और ब्रजभाषा आदि की तरह उर्दू का साहित्य भी हिंदी साहित्य का ही अंग है। नगरीय प्रचारिणी सभा तथा भारतीय हिंदी परिषद के इतिहासकारों ने में हिंदी उर्दू साहित्य के विकास का भी निरूपण किया है। इस विषय में हमें संतुलित दृष्टि से विचार करना चाहिए। एक बात तो यह साफ है कि उर्दू का हिंदी साहित्य के इतिहास में अंतर्भाव करना उचित नहीं है। प्रसाद और इकबाल को भी एक ही भाषा के कवि मानना संगत नहीं है। इसमें संदेह नहीं है कि दोनों में कुछ तत्व समान हैं, परंतु असमान तत्व कहीं अधिक है। अतः हिंदी साहित्य के इतिहास में उर्दू के समावेश का बरबस प्रयास करना व्यर्थ है। मैथिली और राजस्थानी साहित्य का इतिहास आदिकाल से ही हिंदी साहित्य के साथ संबंध रहा और विद्यापति, चंद, नरपति नाल, पृथ्वीराज आदि कवियों को हिंदी साहित्य के इतिहास में निरंतर महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता रहा है। परंतु भाषा की कठिनाइयों के कारण साथ ही पर्याप्त शोध सामग्री का प्रकाशन न होने से इन भाषाओं के कवि लेखकों तथा उनकी कृतियों के साथ उचित न्याय नहीं हुआ। परवर्ती शोध के परिणाम स्वरूप इन दोनों भाषाओं का समृद्ध साहित्य प्रकाश में आया और राजस्थानी में रासों, मुक्तक, वीर काव्य तथा नीति काव्य की समृद्ध परंपरा तथा गद्य के विविध रूपों के पुष्ट उदाहरण मिलते हैं और इधर मैथिली शरण के गीति काव्य का भी माधुर्य भी अपूर्व है। इसी प्रकार गुरुमुखी में लिपिबद्ध हिंदी गद्य पद का प्रचुर साहित्य आज उपलब्ध है, जिससे हिंदी साहित्य का इतिहास या तो अनभिज्ञ रहा है या पंजाबी की रचनाएं समझकर उनकी उपेक्षा करता रहा है। इस संपूर्ण वाङ्मय का हिंदी साहित्य के इतिहास में विवेकपूर्ण उपयोग करना चाहिए, क्योंकि हिंदी की सही परिभाषा के अनुसार यह सब हिंदी साहित्य का ही अंग है। कुछ ऐसी ही शंका आदिकाल की हिंदी के विषय में भी उठती है। उस समय की हिंदी का स्वरूप अपभ्रंश, डिंगल पिंगल और सीमांतवर्ती क्षेत्रों में गुजराती, पंजाबी आदि भाषाओं के साथ इस प्रकार उलझा हुआ है कि इतिहास भ्रम में पड़ जाता है। यह वस्तुतः भारतीय भाषाओं का उद्भव काल है, जिसमें प्रायः सभी के स्वरूप अनिश्चित और अस्थिर है। इसलिए हिंदी में भी कुछ एक परवर्ती भाषा रूपों का अंतर्भाव हो जाना स्वाभाविक है। अतः इस विषय में अधिक शुद्धतावादी दृष्टिकोण अपनाना ठीक नहीं है। व्यवहारिक दृष्टिकोण यही है कि ऐसी सभी रचनाओं को जिनके अधिकांश भाषिक रूप हिंदी की उपभाषाएं के भाषिक रूपों से अभिन्न है, हिंदी के अंतर्गत मान लेना चाहिए। कि दूसरा प्रश्न यह है कि इतिहास के संदर्भ में साहित्य की सीमा कहाँ तक मानी जाए। सत्य तो यह है कि इस विषय में भी हमारा दृष्टिकोण व्यापक ही होना चाहिए और रस के साहित्य के अतिरिक्त ज्ञान के साहित्य का भी अंतर्भाव करना चाहिए। यह ठीक है कि साहित्य का अर्थ मूलतः यहाँ भी सृजनात्मक साहित्य ही है और एक सीमा से आगे संपूर्ण वाङ्मय को उसके साथ समेटना संभव नहीं है। मध्य युग में आयुर्वेद, ज्योतिष आदि शास्त्र तथा सांप्रदायिक साहित्य आदि सभी कुछ पद्य में ही लिखित हैं। गद्य में भी अनेक कच्ची पक्की टीकाएँ, वचनिकाएँ, वार्ताएँ, ख्याताएँ और बातें मिलती हैं। इधर आधुनिक युग में ज्ञान विज्ञान के असंख्य ग्रंथों की रचना निरंतर हो रही है। यह सब साहित्य के अंतर्गत तो नहीं आ सकता, लेकिन इस प्रकार के समस्त वाङ्मय का नियमतः त्याग करना भी उचित नहीं है। उदाहरण के लिए आदिकाल में रचित गोरखनाथ आदि की वाणी या परवर्ती युग की वार्ता साहित्य की परिधि में नहीं आता, परंतु
क्या इतिहासकार उनकी उपेक्षा कर सकता है? उनके अभाव में विकास परंपरा की कुछ आवश्यक कड़ियाँ लुप्त हो जाएंगी। आधुनिक काल के आरंभ में रचित स्वामी दयानंद का सत्यार्थ प्रकाशन निश्चय ही ललित साहित्य का अंग नहीं है, परंतु क्या आलोचना की भाषा के विकास का अध्ययन उसके बिना संभव है? इसी प्रकार वर्तमान युग में भी ज्ञान के साहित्य के ऐसे अनेक गौरव ग्रंथ हैं जिनका उल्लेख इतिहास में करना अनिवार्य है। एक ओर भाषा विज्ञान, पाठ विज्ञान, कोश विज्ञान, पत्रकारिता आदि और दूसरी ओर दर्शन, इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र आदि के क्षेत्रों की उपलब्धियां तथ्य की दृष्टि से साहित्य के अंतर्गत भले ही नहीं आती, किंतु वे प्रकारांतर से गद्य शैली के विकास में योगदान करती हैं। इसका निषेध नहीं किया जा सकता है। अतः इतिहासकार को यहाँ भी विवेकपूर्वक प्रमुख और गौण का भेद करते हुए वाङ्मय के दोनों प्रारूपों को स्वीकार करके चलना चाहिए, अर्थात रस के साहित्य को प्रधान विषय बनाकर उसके पोषक रूप में विज्ञान के साहित्य का आकलन करना चाहिए। आधार स्रोत: पिछले 4 दशकों में निरंतर अनुसंधान के फलस्वरूप अनेक नवीन आधार स्रोतों का उद्घाटन हुआ और प्रचुर सामग्री प्रकाश में आई है। वर्तमान शताब्दी के प्रथम चरण तक इस प्रकार के साधन अत्यंत सीमित थे और इतिहास को प्रायः सभा की खोज, रिपोर्टों या विद्वानों के व्यक्तिगत प्रयासों पर ही निर्भर करना पड़ता था, परंतु आज सभी क्षेत्रों में अनेक संस्थाएं व्यवस्थित रूपों से कार्य कर रही है और नित्य नवीन सामग्री का प्रकाशन हो रहा है। स्वभावतः इन शोध परिणामों का उपयोग करना इतिहासकार के लिए आवश्यक हो गया है, परंतु इस विषय में काफ़ी सावधान होकर कार्य करना चाहिए। इतिहास में ऐसी सामग्री का ही उपयोग करना चाहिए जिसकी प्रामाणिकता असंदिग्ध है। संदिग्ध सामग्री का भी यदि वह साहित्य के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उल्लेख करना आवश्यकता हो सकता है, परंतु उस पर प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य रहना चाहिए। हमारे साहित्य की काफ़ी महत्वपूर्ण सामग्री ऐसी है जिसके अप्रामाणिकता सिद्ध हो चुकी है। उसके प्रतिमोह अनुचित और इतिहासकार के सामने वस्तु स्थिति को स्वीकार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, किंतु प्रामाणिकता के प्रश्न पर भी अत्यंत सतर्कता की आवश्यकता है। प्रत्येक नवीन शोध परिणाम प्रामाणिक नहीं होता। प्रमाण सिद्ध स्थापनों को भी समय सिद्ध होने में देर लगती है, अतः नवीनतम के प्रति आग्रह भी इतिहास का गुण नहीं है। जिस प्रकार अप्रामाणिक मान्यताओं से चिपके रहना गलत है, उसी प्रकार हर नई कच्ची पक्की स्थापना के आधार पर समय सिद्ध धारणाओं को नकारना भी खतरनाक है। मौलिकता का प्रश्न इतिहास के क्षेत्र में मौलिकता का केंद्र बिंदु है। परिकल्पना अर्थात विकास परंपरा का परिदर्शन वास्तव में इतिहास लेखन ऐतिहासिक अनुसंधान का पर्याय नहीं है। ऐतिहासिक अनुसंधानकर्ता जहाँ नवीन तथ्यों के अन्वेषण और उपलब्ध तथ्यों के नवीन आख्यान पर बल देता है, वहाँ इतिहास लेखन इन दोनों दिशाओं में एक सीमा से आगे नहीं बढ़ सकता। उसके लिए नवीन की अपेक्षा अप्रामाणिक तथा प्रामाणिक और समय सिद्ध का अधिक महत्व है। नए तथ्यों और नए शोध निष्कर्षों का वह आदर करता है, किंतु उसके लिए वे तब तक ग्राह्य नहीं होते जब तक कि समय का प्रमाण पत्र उन्हें प्राप्त न हो जाए। इसी प्रकार कृतिकारों की समीक्षा एवं मूल्यांकन में उसका अपना मौलिक दृष्टिकोण हो सकता है, जो आलोचना के क्षेत्र में निश्चय ही महत्वपूर्ण है, परंतु इतिहास में एक सीमा से आगे उसका आग्रह करने से संतुलन भंग हो सकता है। उपर्युक्त विवेचन के निष्कर्ष इस प्रकार हैं। पहला है, नवीन शोध परिणामों और विकसित साहित्य चेतना को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक है। दूसरा है, ऐतिहासिक दृष्टि और आलोचना शक्ति से युक्त एक लेखक यदि कार्य संपन्न कर सके तो उत्तम होगा, किंतु यदि यह संभव न हो तो निश्चित परियोजना के अंतर्गत निर्देशक सिद्धांतों का निर्धारण कर कुछ लेखकों का समुदाय
घनिष्ठ संपर्क सहयोग के आधार पर यह अनुष्ठान पूरा कर सकता है, लेकिन शैली भेद होने पर भी ऐतिहासिक परिदर्शन की एकता इस प्रकार के समवेत प्रयास में एकान्वित स्थापित कर सकती है। तीसरा है युग चेतना और साहित्य। चेतना के समन्वय व आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को ही हमें स्वीकार करना चाहिए और इसी के आधार पर एक समंजस रूपरेखा का निर्माण करना चाहिए, अर्थात हिंदी भाषी भूभाग के सांस्कृतिक इतिहास के परिवेश में जिसके अंतर्गत राजनीतिक सामाजिक तत्व भी स्वतः अंतर्भूत रहते हैं, उसके प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव में विकसित और हिंदी के विविध रूपों के माध्यम से अभिव्यक्त साहित्य चेतना के विकास क्रम का साहित्यिक प्रतिमानों के आधार पर आकलन ही हिंदी साहित्य के नए इतिहास का लक्ष्य होना चाहिए। नवीन शोध सामग्री का उपयोग आवश्यक है, किंतु इस विषय में सतर्कता भी उतनी ही आवश्यक है। प्रत्येक नवीन स्थापना यथावत ग्राह्य एवं मान्य नहीं हो सकती, अतः प्रामाणिक लेखकों के मतों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए बहुमान्य और समय सिद्ध निष्कर्षों को ही इतिहास में ग्रहण करना अधिक विवेक सम्मत है। अगला है विषय प्रतिपादन में समन्वयात्मक पद्धति का अवलंबन करना ही उचित है। बल तो साहित्य परंपरा अर्थात साहित्यिक कृतियों के परस्पर संबंध के निरूपण पर ही रहना चाहिए, किंतु प्रकृति विश्लेषण तथा प्रमुख कवि लेखकों के योगदान एवं स्थान निर्धारण का भी साहित्य के इतिहास में उतना ही महत्व है। अगला है जीवन वृत्त तथा ग्रंथ विवरण साहित्यिक विवेचना से पूर्ण होना ही अधिक संगत है। कुछ इतिहास ग्रंथों में जैसे लिगुई और कोजामिया के अंग्रेजी साहित्य के इतिहास में इस प्रकार का विवरण पाद टिप्पणी के रूप में देन की व्यवस्था है, जो विवेचना की स्वच्छता की दृष्टि से ग्राह्य हो सकती है। अगला है 7 समानुपात की रक्षा और उचित मूल्यांकन के लिए इतिहास के समग्र रूप की कल्पना और उसके अनुसार पूर्व योजना तथा रूपरेखा की रचना अनिवार्य है। विषय विवेचना का कलेवर विषय के महत्व के अनुरूप ही होना चाहिए, अन्यथा संतुलन और परिदर्शन में व्याघात उत्पन्न हो सकता है। विक्रम संवत अथवा अन्य सन संवत से आज के पाठक का जीवंत संपर्क न होने के कारण ईस्वी सन का ही प्रयोग करना उचित है। साहित्य के इतिहास लेखन की दिशा में हिंदी में अभी उचित प्रगति नहीं हुई है। अन्य भाषाओं में स्थिति और भी खराब है। इसका कारण यह है कि इतिहास विधा की हमारे देश में विकसित परंपरा नहीं रही है और आज भी हम इस दिशा में विशेष उन्नति नहीं कर पाए हैं। परिणाम यह है कि 100 से ऊपर इतिहास ग्रंथों के प्रकाशन के बाद भी हिंदी में सर्वाधिक प्रामाणिक इतिहास आचार्य शुक्ल का ही है, जिसकी रचना सन 1929 ईस्वी में हुई थी। यह स्थिति हिंदी के गौरव के अनुकूल नहीं है, विशेषतः जबकि हिंदी का आलोचना हिंदी इतना समृद्ध हो चुका है। नगरीय प्रचारिणी सभा ने बृहत इतिहास की योजना द्वारा एक महान अनुष्ठान का उपक्रम किया है। इस प्रकार के सार्वजनिक कार्य की अपनी सीमाएं होती है, फिर भी इस महत्वपूर्ण प्रयास के फलस्वरूप साहित्य सामग्री की एक विशाल राशि भावी इतिहासकार के लिए एकत्र हो गई है और हमारा विश्वास है कि शीघ्र ही साहित्य के कुछ प्रामाणिक इतिहास हमें हिंदी में उपलब्ध हो सकेंगे। आगे है हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा। यद्यपि 19वीं सदी से पूर्व विभिन्न कवियों और लेखकों द्वारा अनेक ऐसे ग्रंथ की रचना हो चुकी थी जिनमें हिंदी के विभिन्न कवियों के जीवन वृत्त एवं कृतित्व का परिचय दिया गया है, जैसे 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता, वक्तमाल, कविमाल, कालिदास हजारा आदि, किंतु इनमें काल क्रम सन संवत आदि का अभाव होने के कारण इन्हें इतिहास की संज्ञा नहीं दी जा सकती। वस्तुतः अब तक की जानकारी के अनुसार
हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास एक फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी का ही है। समझा जाता है कि जिन्होंने फ्रेंच विद्वान में इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी ग्रंथ लिखा, जिसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण वर्णक्रमानुसार दिया गया है। इसका प्रथम भाग 1839 में तथा दूसरा भाग 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1879 ईस्वी में इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ, जिसमें इसे 3 खंडों में विभक्त करते हुए पर्याप्त संशोधन परिवर्तन किया गया। इस ग्रंथ का महत्व केवल इसी दृष्टि से है कि इसमें हिंदी काव्य का सर्वप्रथम इतिहास प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तथा कवियों के रचना काल का भी निर्देश किया गया है। अन्यथा कवियों को कालक्रम के स्थान पर अंग्रेजी वर्णानुक्रम से प्रस्तुत करना, काल विभाजन एवं युगीन प्रवृत्तियों के विवेचन का कोई प्रयास न करना, हिंदी के कवियों में इतर भाषाओं को घुला मिलाकर देना आदि ऐसी त्रुटियां हैं जिनके कारण इसे इतिहास मानने में संकोच होता है। इतिहास भी भारत से दूर बैठकर विदेशी भाषा में सर्वप्रथम इस प्रकार का प्रयास करना भी अपने आप में कम महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः किसी भी क्षेत्र में किए गए प्रारंभिक एवं प्राथमिक प्रयास का महत्व प्रायः उसकी उपलब्धियों की दृष्टि से नहीं, अपितु नई दिशा की ओर अग्रसर होने की दृष्टि से ही माना जाता है। यह बात तासी के प्रयास पर लागू होती है। अरस्तु उनके ग्रंथ में अनेक त्रुटियां व न्यूनताओं के होते हुए भी हम उन्हें हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में उसके प्रवर्तक के रूप में गौरवपूर्ण स्थान देना उचित समझते हैं। गार्सा द तासी की परंपरा को आगे बढ़ाने का श्रेय शिव सिंह सेंगर को है, जिन्होंने शिव सिंह सरोज 1883 में रचना करते हुए उसमें लगभग 1000 भाषा कवियों का जीवन चरित्र, उनकी कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। कवियों के जन्म काल, रचना काल आदि के संकेत भी दिए गए हैं। यह दूसरी बात है कि वे बहुत विश्वसनीय नहीं हैं। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ का भी महत्वपूर्ण अधिक नहीं है, किंतु फिर भी इसमें उस समय तक उपलब्ध हिंदी कविता संबंधी ज्ञान को संकलित कर दिया गया है, जिससे परवर्ती इतिहासकार लाभ उठा सकते हैं। इसी दृष्टि से इसका महत्व है। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के पत्रिका के विशेषांक के रूप में जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ, जो नाम से इतिहास न होते हुए भी सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास कहा जा सकता है। इसमें लेखक ने कवियों और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए उनकी प्रवृत्तियों को भी स्पष्ट करने का प्रयास किया है। उनके काल विभाजन संबंधी प्रयास के गुण दोष पर आगे अलग रूप से विचार किया जाएगा, किंतु यहाँ इतना आवश्यक कहा जा सकता है कि हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य का स्वरूप एवं विकास के संबंध में जिस दृष्टिकोण का परिचय ग्रियर्सन ने दिया है, वह परवर्ती इतिहासकारों के लिए भी पथ प्रदर्शक सिद्ध हुआ है। मुख्य बात यह है कि इन्होंने हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारित करते हुए स्पष्ट किया है कि इसमें न तो संस्कृत प्राकृत को सम्मिलित किया जा सकता है और न ही अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को। उन्होंने अपनी भाषा नीति को स्पष्ट करते हुए भूमिका में लिखा है, मैं आधुनिक भाषा साहित्य का ही विवरण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अतः मैं संस्कृत में ग्रंथ रचना करने वाले लेखकों का विवरण नहीं दे रहा हूँ। प्राकृत में लिखी पुस्तकों को भी विचार के बाहर रख रहा हूँ। भले ही प्राकृत कभी बोलचाल की भाषा रही हो, पर आधुनिक भाषा के अंतर्गत नहीं आती। मैं न तो अरबी फारसी के भारतीय लेखकों का उल्लेख कर रहा हूँ और न ही विदेश से लाई गई साहित्यिक उर्दू के लेखकों का ही। मैंने इन अंतिम को उर्दू वालों को अपने इस विचार से जानबूझकर
बहिष्कृत कर दिया है, क्योंकि इन पर पहले ही गार्हस्थ्य ताशी ने पूर्ण रूप से विचार कर लिया था। इस प्रकार हिंदी भाषा के संबंध में जिस स्पष्ट एवं निर्वान्त दृष्टि का परिचय ग्रियर्सन ने दिया है, वह निश्चय ही उस युग की भूमिका में महत्वपूर्ण प्रतीत होती है, तथा यह भी कहा जा सकता है कि दृष्टि की ऐसी स्वच्छता के कारण वे अपने लक्ष्य में सफल हो सकें। ग्रियर्सन की दूसरी विशेषता यह है कि उन्होंने अपने ग्रंथ के आधार स्रोत के रूप में ताशी एवं शिव सेंगर के ग्रंथों के अतिरिक्त भक्तमाल, गोसाई चरित्र, हजारा, काव्य संग्रह आदि 17 रचनाओं का उल्लेख करते हुए स्थान पर मूलाधारों के भी संदर्भ संकेत भी दिए हैं, जिससे उस तटस्थता, प्रामाणिकता और ईमानदारी का बोध होता है जो किसी भी इतिहास के लिए आवश्यक है। यह दुर्भाग्य की बात है जो कि परवर्ती हिंदी साहित्यकारों द्वारा इस परंपरा का निर्वाह सम्यक रूप से नहीं हो सका। अपनी दृष्टि एवं पद्धति पर प्रकाश डालते हुए ग्रियर्सन ने लिखा है कि उन्होंने सामग्री को यथासंभव काल क्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया है तथा प्रत्येक अध्याय का काल विशेष कर सूचक है। प्रत्येक काल के गौण कवियों का अध्याय विशेष के अंत में उल्लेख किया गया है। विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों और प्रेरणा स्रोतों के भी उद्घाटन का प्रयास उनके द्वारा लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में करना तथा 16वीं-17वीं शती के युग को भक्तिकाल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, जिन्हें किंचित संशोधित एवं नूतन शब्दों में प्रस्तुत करके परिवर्तित इतिहासकारों ने भारी श्रेय प्राप्त किया। वस्तुतः 19वीं शती के अंतिम चरण में, जबकि हिंदी साहित्य क्षेत्र के आलोचना एवं अनुसंधान की परंपरा का श्री गणेश भी न हुआ था, हिंदी भाषा एवं उसके काव्य की ऐसी स्पष्ट, सूक्ष्म एवं प्रामाणिकता ऐतिहासिक व्याख्या प्रस्तुत कर देना ग्रियर्सन की अद्भुत प्रतिभा शक्ति एवं गहन अध्ययनशीलता को प्रमाणिकता करता है। यह दूसरी बात है कि उनका ग्रंथ अंग्रेजी में रचित होने के कारण हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र नहीं बन सका, जिससे पूर्ववर्ती युग के अनेक इतिहासकार जो उनकी धारणाओं और स्थापनाओं को पल्लवित करके हिंदी माध्यम से प्रस्तुत कर उसके उस यश के भागीदारी बने जो वस्तुतः ग्रियर्सन को दिया दे था। मिश्रबंधुओं द्वारा रचित मिश्रबंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 3 भाग 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए तथा 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मिश्रबंधुओं ने अपने ग्रंथ को इतिहास की संज्ञा न देते हुए भी भरसक इस बात का प्रयत्न किया कि यह एक आदर्श इतिहास सिद्ध हो। इससे परिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित बनाने के लिए उन्होंने एक और तो इसमें लगभग 5000 कवियों को स्थान दिया है तथा दूसरी ओर इसे 8 से भी अधिक कालखंडों में विभक्त किया है। इस क्षेत्र में उन्हें पूर्ववर्ती इतिहासकारों से अधिक सफलता मिली है। इतिहास के रूप में इस ग्रंथ की विशेषता यह है कि इसमें कवियों के विवरणों के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों का पर्याप्त प्रकाश डाला गया तथा अनेक अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाते हुए अनेक साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया गया है। कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी श्रेणियों में भी बनाई गई है, किंतु काव्य समीक्षा में परंपरागत दृष्टि सिद्धांतों और पद्धति का ही अनुसरण मिलता है। अतः आधुनिक समीक्षा दृष्टि से यह ग्रंथ भले ही बहुत संतोषजनक न कहा जा सके, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि इतिहास लेखन की पूर्व परंपरा को आगे बढ़ाने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। जैसा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वयं स्वीकार किया है कि कवियों के परिचयात्मक विवरण होने प्राय मिश्रबंधु विनोद से ही लिए हैं।
परवर्ती इतिहासकारों के लिए यह आधार ग्रंथ रहा है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 को प्राप्त है, जो मूलतः नगरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था, जिसे आगे परिवर्धित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दे दिया गया। इसके आरंभ में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित किया है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्तियों के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत अधिक राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती है। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास क्रम की व्याख्या करने का प्रयास किया। इस दृष्टि से कहा जा सकता है कि उन्होंने साहित्य इतिहास को साहित्य आलोचना से पृथक रूप में ग्रहण करते हुए विकासवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का परिचय दिया। साथ ही उन्होंने इतिहास के मूल विषय को आरंभ करने से पूर्व ही काल विभाजन के अंतर्गत हिंदी साहित्य के 100 वर्षों के इतिहास को 4 सुस्पष्ट काल खंडों में विभक्त करके अपनी योजना को एक ऐसे निश्चित रूप से प्रस्तुत कर दिया कि जिसमें पाठक के मन में शंका और संदेह के लिए कोई स्थान नहीं रह जाता। यह दूसरी बात है कि उन्होंने काल विभाजन का आधार न देकर केवल तत्सम संबंधी निष्कर्षों की ही सूचना दी है, किंतु इससे उस युग के उन पाठकों को अवश्य लाभ हुआ जो काल विभाजन की सूक्ष्मताओं के पचड़े में पड़े बिना ही संपूर्ण हिंदी साहित्य को एक दृष्टि से देख लेना चाहते थे। नव उपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों के अनुसार अब यह काल विभाजन त्रुटिपूर्ण सिद्ध हो गया है, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं कि अपनी अति सरलता व स्पष्टता के कारण आज भी बहुत प्रचलित और बहुमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की एक अन्य विशेषता है कि पूरे भक्ति काल को 4 भागों या शाखाओं में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर प्रतिष्ठित कर देना। उन्होंने इस काल के समस्त साहित्य को पहले ही निर्गुण धारा और सगुण धारा में और फिर प्रत्येक को 2-2 शाखाओं ज्ञानासरी और प्रेमासरी शाखा तथा राम भक्ति शाखा व कृष्ण भक्ति शाखा में विभक्त करके न केवल साहित्यिक आलोचकों के लिए अपितु दार्शनिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण से साहित्य अनुसंधान करने वालों के लिए भी एक अत्यंत सरल एवं सीधा मार्ग कर दिया। इतिहासकार के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सबसे बड़ी विशेषता है कि कवियों और साहित्यकारों के जीवन चरित्र संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता देना। इस क्षेत्र में उन्होंने एक तो चुने हुए कवियों को ही लिया, जहाँ मिश्र बंधु विनोद में कवि संख्या 5000 तक पहुँच चुकी थी। वहाँ उन्होंने उनमें से लगभग 1000 को ही अपने इतिहास में स्थान दिया। फिर उनके विवेचन में उनकी साहित्यिक महत्ता व लघुता का ध्यान रखते हुए उन्हें तदनुसार ही स्थान दिया गया। वस्तुतः इतिहास के इतने संक्षिप्त कलेवर में भी इतने कवियों का जैसा प्रामाणिक सार, वृत्त एवं साधारण विवेचन वे प्रस्तुत कर पाए हैं, उससे इतिहासकार शुक्ल की महानता प्रामाणिकता होती है। इसी प्रकार विभिन्न काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्धारण में भी उन्होंने असाधारण सफलता प्राप्त हुई है। रीति ग्रंथकारों के आचार्य एवं कवित्व का सूक्ष्म विश्लेषण करते हुए उनकी उपलब्धियों तथा सीमाओं के संबंध में जो निर्णय आचार्य शुक्ल ने दिए वे बहुत कुछ अंशों में आज भी मान्य है। इस प्रकार हम देखते हैं
कि हिंदी साहित्य लेखन का परंपरा में आचार्य शुक्ल का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनका इतिहास के ही कदाचित अपने विषय का पहला ग्रंथ है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म एवं व्यापक दृष्टि, विकसित दृष्टिकोण, स्पष्ट विवेचन, विश्लेषण और प्रामाणिक निष्कर्षों का सन्निवेश मिलता है। किंतु फिर भी हमें यह न भूलना चाहिए कि उनके द्वारा इतिहास की रचना उस समय हुई थी जबकि हिंदी का अधिकांश प्राचीन साहित्य अज्ञात, लुप्त एवं अप्रकाशित अवस्था में पड़ा था तथा उसका प्रामाणिक अध्ययन विश्लेषण नहीं हो पाया था। वस्तुतः इतिहासकार से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह इतिहास की सहस्त्र अधिक मतलब 100 से अधिक रचनाओं का स्वयं ही अनुसंधान, अध्ययन, विश्लेषण करके उपलब्ध निष्कर्षों के आधार पर इतिहास की रचना करे, अपितु वह अनुसंधानकर्ताओं द्वारा उपलब्ध तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में अपना कार्य संपादन करता है। यह दूसरी बात है कि उन तथ्यों पर और निष्कर्षों की ऐतिहासिक व्याख्या वह अपने ढंग से स्वतंत्र रूप से करता है। किंतु आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के समय तो हिंदी अनुसंधान का आरंभ मात्र ही हो पाया था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से होती है कि सन 1929 तक सारे हिंदी जगत में लिखे गए शोध प्रबंधों की संख्या 3-4 से अधिक नहीं होती थी। ऐसी स्थिति में इतिहास के जिस पक्ष का संबंध उनकी स्वतंत्रता, चिंतन एवं विवेचना शक्ति से था उसमें तो उन्हें अस्थायी सफलता मिली, किंतु जो पक्ष इतिहास की आधारभूत सामग्री से संबंध था उसमें उन्हें अनुमान और कल्पना से काम लेना पड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि इस पक्ष से संबंधित उनके अनेक निष्कर्ष अब अप्रामाणिक सिद्ध हो गए। इससे उनके इतिहास में अनेक ऐसी त्रुटियां तथा असंगतियों का प्रादुर्भाव हो गया है जो आज की स्थिति में उनके इतिहास के दुर्बल पक्ष को सूचित करती है। इसी प्रकार वीरगाथा काल में उल्लिखित रचनाओं के अस्तित्वहीन, अप्रामाणिक, परिवर्ती या अन्य भाषा के रचित सिद्ध हो जाने के कारण भी काल का आज अत्यंत विवादग्रस्त हो गया है। भक्ति काल के नामकरण और वर्गीकरण में एक कठिनाई यह हो सकती है कि धर्मनिरपेक्ष दृष्टि से राजश्रय एवं लोकाश्रय में काव्य रचना करने वाले कवियों के लिए या रामकृष्ण के अतिरिक्त किसी भी अन्य अवतार या देवी देवताओं की उपासना करने वाले भक्त कवि के लिए उनमें समुचित स्थान नहीं है। फिर भी यह नामकरण और वर्गीकरण व्यवहारिक दृष्टिकोण से सरल, सुगम एवं मान्य सिद्ध हुआ। भक्त काल की ही भांति रीतिकाल में भी नामकरण, सीमा निर्धारण, परंपराओं व काव्य धाराओं का वर्गीकरण वर्ग विशेष के एक पक्षीय बोध का सूचक है, जिससे इस काल के रीतिमुक्त प्रेम मार्गी कवियों, वीर रसात्मक काव्यों के रचयिताओं तथा राजनीतिक एवं वैराग्य संबंधी मुक्तकों के रचयिता कवियों के साथ न्याय नहीं हो पाता। केशवदास जैसे आचार्य कवि को अलंकारवादी तथा परवर्ती रीति कवियों को रसवादी घोषित करते हुए उन्हें रीति परंपरा के प्रवर्तक के पद से वंचित करना भी संगत प्रतीत नहीं होता, क्योंकि जहाँ एक और केशव ने रसिक प्रिय में रस सिद्धांत का सांगोपांग निरूपण किया है, वहाँ दूसरी ओर रीति कवियों ने प्राय अलंकारों पर भी ग्रंथ लिखे हैं। वास्तविकता यह है कि रीति प्रतिपादन के क्षेत्र में इस काल के प्राय सभी रीतिबद्ध कवियों ने न केवल केशवदास द्वारा प्रस्तुत विषयों का अपितु उनकी प्रतिपादन शैली का भी पूरी तरह अनुसरण किया है। ऐसी स्थिति में यथाकथित रीतिकाल या रीति परंपरा का परिवर्तन केशव से ही मानना ऐतिहासिक दृष्टि से ठीक होगा। विभिन्न काव्य धाराओं तथा परंपराओं के मूल उत्सवों और स्रोतों के यथार्थ अनुसंधान में शुक्ल जी का युगवादी दृष्टिकोण भी
बाधक सिद्ध हुआ। उन्होंने साहित्यिक परंपराओं और प्रवृत्तियों को युग विशेष की चित्तवृत्तियों के प्रतिबिंब के रूप में ही ग्रहण किया। उन तत्वों तथा स्रोतों की उपेक्षा की जिनका संबंध पूर्व परंपरा से है। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पूरे मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और चित्तवृत्तियों को तद्धयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार कर लिया। जैसे भक्ति आंदोलन तद्धयुगीन निराश की देन है। संत मंत इस्लाम के एकेश्वरवाद के प्रभाव का सूचक है। प्रेमाख्यान परंपरा सूफी मसनवियों से अनुकृत है आदि। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन सब पर तद्धयुगीन वातावरण का भी आंशिक प्रभाव पड़ा है। इसके आगे किंतु यही सब कुछ नहीं है। इनके विकास को सम्यक रूप से स्पष्ट करने के लिए संस्कृत प्राकृत एवं अपभ्रंश की उन परंपराओं पर भी विचार करना आवश्यक था। हिंदी की विभिन्न मध्यकालीन काव्य धाराओं के रूप में आधारभूत तत्व की भांति विद्यमान है। वस्तुतः संस्कृत पौराणिक परंपराओं प्राकृत अपभ्रंश के प्रेमाख्यानों व मुक्तप्यों की धाराओं सिद्धों व नाथपंथियों की गुह्य वाणियों की उपेक्षा करके मध्यकालीन हिंदी काव्य की विभिन्न काव्य धाराओं के वर्तमान स्वरूप की आलोचना भले ही की जा सके, किंतु उसके आधार स्रोतों का अनुसंधान और उनके विकास क्रम की ऐतिहासिक व्याख्या संभव नहीं है। आचार्य शुक्ल की नवोन्मेषण शालिनी प्रतिभा एवं प्रौढ़ विवेचना शक्ति के महत्व के समक्ष नतमस्तक होते हुए भी हमें यह कटु सत्य स्वीकार करना पड़ता है कि इतिहास शुक्ल की उपलब्धियों उसी सीमा तक ग्राह्य है जहाँ तक वे उनके आलोचक रूप से संबंध है, किंतु जहाँ वे आलोचक से पृथक होकर शुद्ध इतिहासकार के रूप में अवतरित होते हैं, वहीं उनकी अनेक सीमाएं स्पष्ट होने लगती है। अवश्य ही उनकी अपनी सीमाएं न होकर इतिहास की सीमाएं हैं, अर्थात जिस काल सीमा में उन्होंने कार्य किया था उसमें कदाचित यह संभव नहीं था कि इतिहास को वह रूप दिया जा सके जो परवर्ती अनुसंधान से उपलब्ध नूतन तथ्यों और निष्कर्षों के आलोक में संभव है। वस्तुतः उस युग की सीमित ज्ञान राशि को लेकर भी उन्होंने उसे जैसा रूप दिया वह निश्चय ही उनके जैसे व्यक्ति के लिए ही संभव था। इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल का महत्व सदा अक्षुण्ण रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। आचार्य शुक्ल के इतिहास लेखन के लगभग एक शताब्दी बाद आचार्य प्रसाद द्विवेदी इस क्षेत्र में अवतरित हुए। उनकी हिंदी साहित्य की भूमिका क्रम और पद्धति की दृष्टि से इतिहास के रूप में प्रस्तुत नहीं है, किंतु उसमें प्रस्तुत विभिन्न लेखों में कुछ ऐसे तथ्यों और निष्कर्षों का प्रतिपादन किया गया है जो हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के लिए नई दृष्टि, नई सामग्री और नई व्याख्या प्रदान करते हैं। जहां आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती थी, वहां आचार्य द्विवेदी ने परंपरा का महत्व प्रतिष्ठित करते हुए उन धारणाओं को खंडित किया जो युगीन प्रभावों के एकांत दृष्टिकोण पर आधारित थी। उन्होंने अत्यंत सशक्त सस्वरों एवं उद्घोषित किया कि भक्ति आंदोलन न तो तद्धयुगीन पराजित हिंदू जाति की निराशा से उद्वेलित है और न ही इस्लाम की प्रतिक्रिया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि 7वीं-8वीं सदी में, जबकि भारत का धरती पर इस्लाम की छाया भी नहीं पड़ी थी, दक्षिण के वैष्णव भक्तों में भक्ति अपने पूर्ण वैभव के साथ विद्यमान थी। इस प्रसंग में उन्होंने स्पष्ट शब्दों में इस्लाम के प्रभाव का खंडन करते हुए कहा कि मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। इसी प्रकार उन्होंने संत काव्य परंपरा के स्रोतों का अनुसंधान करते हुए सिद्धों और नाथपंथियों की वाणियों, विचार सरणियों
पद्धतियों व काव्य शैलियों के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा यह स्पष्ट किया है कि किस प्रकार कबीर आदि इनसे प्रभावित हैं। वस्तुतः भाव, विचार, तर्क पद्धति, भाषा शैली आदि के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि हिंदी का संत काव्य पूर्ववर्ती सिद्धों व नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप है। अतः उसे केवल इस्लाम पर आधारित मानने की आवश्यकता नहीं है। हिंदी के प्रेमाख्यानों के भी मूल स्रोतों का अनुसंधान करते हुए उन्होंने प्रतिपादित किया कि इनकी कथा वस्तु, कथानक, रूढ़ियों, रचना शैली, छंद, योजना आदि संस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश की काव्य परंपराओं पर आश्रित हैं। मध्यकालीन हिंदी काव्य के विविध स्रोतों के अनुसंधान के अतिरिक्त आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने संत साहित्य और वैष्णव भक्ति काव्य के ऐतिहासिक मूल्यांकन के लिए नया दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया। शास्त्रीय परंपरा के संरक्षक महाकवि तुलसीदास के महत्व पर बल देते हुए प्रायः अनेक इतिहासकार संतों को अशिक्षित, असंस्कृत व अविकसित घोषित करके उनकी अवमानना करने का प्रयास करते हैं, जबकि आचार्य द्विवेदी ने वस्तु स्थिति की गहराई घोषित करते हुए लिखा है, कभी कभी हास्यास्पद भावे से कबीरदास को शास्त्र ज्ञानहीन, सुनी सुनाई बातों का गढ़ने वाला आदि कह दिया जाता है। मानो उस युग में जुलाहे, मोची, धुनिया और अनन्य नीची कही जाने वाली, मतलब अनेक नीची कही जाने वाली जातियां के लिए शास्त्र और वेद का दरवाज़ा खोला था। अब कबीरदास आदि ने जानबूझकर उसकी अवहेलना की थी। सच पूछा जाए तो शास्त्र ज्ञान, तत्व ज्ञान के मार्ग में सब समय सहायक ही नहीं होता, और कभी कभी तो युग की यथोक्त नीची जातियां में से आए हुए महापुरुष का शास्त्रीय तर्क जाल से मुक्त होना श्रेयस्कर जान पड़ता है। हिंदी साहित्य की भूमिका के अनंतर आचार्य द्विवेदी की इतिहास संबंधी कुछ और रचनाएं भी प्रकाशित हुई हैं। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल आदि, इनमें उन्होंने अपने तद्विषयक विचारों को अधिक व्यवस्थित एवं पुष्ट रूप में प्रस्तुत किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास की विशेषता मध्यकालीन काव्य के स्रोतों व पूर्व परंपराओं के अनुसंधान तथा उनके अत्यधिक सहानुभूतिपूर्ण व यथातथ्य व्याख्या करने की दृष्टि से आचार्य द्विवेदी का योगदान अप्रतिम है। वस्तुतः वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं व स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्होंने सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया। साथ ही उनके युग रुचिवादी एकांगी दृष्टिकोण के समांतर अपने परंपरापरक दृष्टिकोण को स्थापित करके उन्होंने हिंदी साहित्य के अध्येताओं के लिए एक व्यापक एवं संतुलित इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो किसी भी घटना, रचना या धारा की शुद्ध विकासवादी व्याख्या करने के लिए परंपरा और युग स्थिति दोनों पक्षों ही विचारणीय है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जहाँ परंपरा पर बल दिया, वहाँ आचार्य शुक्ल ने स्थिति पर। अतः कहा जा सकता है कि दोनों के मत इस दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हैं। जहाँ तक ऐतिहासिक चेतना व पूर्व परंपरा के बोध की बात है, निश्चय ही आचार्य द्विवेदी हिंदी के सबसे अधिक सशक्त इतिहासकार हैं। पूर्ववर्ती सांस्कृतिक धाराओं, सारणियों और पद्धतियों का जैसा गंभीर अनुशीलन उन्होंने किया तथा मध्यकालीन जनमानस की भावों, धारणाओं जैसी गुहार डुबकी उन्होंने लगाई है, वह किसी और के लिए संभव नहीं है। किंतु फिर भी उन्होंने अपना लक्ष्य आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित इतिहास के स्थूल ढांचे में ही अपनी धारणाओं को समेट देने तक रखा, जबकि उसे आमूलचूल परिवर्तित कर देने की शक्ति का भी उनमें अभाव नहीं था। शुक्ल जी द्वारा स्थापित प्रथम 3 कालखंडों को बाह्य रूप में व भीतरी आधारों की दृष्टि से पूर्णतः झकझोर देने के बाद भी उन्होंने उसे उन्मूलित कर देने का कार्य अपने हाथों से संपादित नहीं किया। शायद
यह उनकी अहिंसक दृष्टि का परिणाम है कि पूर्व व्यवस्था के सारे दोषों व अवगुणों का उद्घाटन करने के बाद भी अपनी ओर से उसमें परिवर्तन का कोई प्रयास नहीं करते। कदाचित यह कारण है कि उनके इतिहास की रूपरेखा, काल विभाजन पद्धति व काव्य धाराओं की नियोजन बहुत कुछ आचार्य शुक्ल के इतिहास का अनुरूप है। आचार्य द्विवेदी के ही साथ साथ इस क्षेत्र में अवतरित होने वाले एक अन्य विद्वान डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी में और 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की कालावधि को ही लिया है। संपूर्ण ग्रंथ को प्रकरणों में विभक्त करते हुए सामान्यतः रामचंद्र शुक्ल के ही वर्गीकरण का अनुसरण किया है गया है। इतना आवश्यक है कि युगों व धाराओं के नामकरण में किंचित परिवर्तन कर उन्हें सरल रूप दे दिया गया है। यथा निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, निर्गुण प्रेम मार्गी यानी सूफी शाखा जैसे लंबे लंबे नामों के स्थान पर संत काव्य, प्रेम काव्य आदि का प्रयोग किया है, जो अधिक सुविधाजनक है। वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल और जोड़ दिया गया है। यद्यपि इस समय तक अपभ्रंश और हिंदी का भेद भली भांति स्पष्ट हो चुका था तथा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी दोनों को भिन्न भिन्न माना है, फिर भी अपभ्रंश के सिद्ध जैन व नाथपंथियों कवियों की वाणी को ही हिंदी साहित्य में स्थान देने का लोभ वे भी अब संवरण नहीं कर पाए। इतना ही नहीं, उन्होंने स्वयंभू को भी, जो कि अपभ्रंश के सबसे पहले कवि, हिंदी का पहला कवि मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी में स्वीकार किया है। ऐतिहासिक व्याख्या की दृष्टि से इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के गुण दोषों का ही विस्तार है। कवियों के मूल्यांकन में अवश्य लेखक ने अधिक सहृदयता और कलात्मकता का परिचय दिया है। अनेक कवियों में काव्य सौंदर्य का आख्यान करते समय लेखक की लेखनी काव्यमय हो उठी है, जो कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा के कवि पक्ष का संकेत देती है। शैली की इसी सरसता और प्रवाहपूर्णता के कारण उनका इतिहास पर्याप्त लोकप्रिय हुआ है तथा पाठकों को इस बात का अभाव प्रायः खलता रहा है कि यह भक्तिकाल तक ही सीमित है। इसका शेष भाग अभी तक अलिखित है। इधर नगरीय प्रचारिणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास प्रकाशित करने की विशाल योजना क्रियान्वित हो रही है, जिसके अंतर्गत समस्त हिंदी साहित्य को 16 भाषाओं में प्रस्तुत किया जाएगा। यद्यपि इस ग्रंथ के लेखन के लिए कुछ सामान्य सिद्धांतों और पद्धतियों का निर्धारण कर लिया गया है, फिर भी प्रत्येक खंड अलग अलग विद्वानों के संपादन में तथा विभिन्न लेखकों के सहयोग से निर्मित हो रहा है तथा संपूर्ण ग्रंथ के लेखन में शताधिक मतलब 100 से अधिक लेखकों का सहयोग अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में इसकी उपलब्धियों और सीमाओं के बारे में सामान्य रूप से कुछ कहना कठिन है। वस्तुतः प्रत्येक खंड की सफलता असफलता बहुत कुछ उसके संपादन व सहयोगी मंडल पर निर्भर है। इस दृष्टि से अब तक प्रकाशित खंडों में से कुछ बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुए हैं। यथा इसका षष्ठ भाग यानी रीतिकाल रीतिवाद काव्य अपने विषय का सर्वाधिक प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। समग्र रूप में यह योजना हिंदी साहित्य इतिहास की बिखरी हुई सामग्री को सूत्रबद्ध कर सकेगी, इसमें संदेह नहीं। इतिहास के स्थूल ढांचे के रूप में इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही किंचित संशोधित करके अपनाया गया है, अतः मूल ढांचे के गुण दोष इसमें भी अधिक व्यापक, विस्तृत एवं सबल रूप में विद्यमान रहेंगे। यदि सभी क्षेत्र के शताधिक मतलब 100 से अधिक लेखकों के स्वतंत्र सहयोग की अपेक्षा कुछ चुने हुए अधिकारी विद्वानों के समूह योग से निर्माण होता तो निसंदेह इसमें अपेक्षाकृत अधिक एकरूपता, अनुमिति एवं सजीवता आ पाती। विभिन्न विद्वानों के सामूहिक सहयोग के आधार पर
लिखित इतिहास ग्रंथों में हिंदी साहित्य भी उल्लेखनीय है, जिसका संपादन डॉक्टर धीरेन्द्र कुमार वर्मा ने किया है। इसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 3 कालों आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल में विभक्त करते हुए प्रत्येक काल की काव्य परंपराओं का विवरण अविच्छिन्न रूप में प्रस्तुत किया गया है। जहाँ नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा नियोजित इतिहास में आचार्य शुक्ल के इतिहास की रूपरेखा व अधिक ध्यान में रखा गया है, वहाँ इसमें यत्र तत्र अधिक स्वतंत्रता से काम लिया गया है। यही कारण है कि इसमें हम रासो काव्य परंपरा जैसी नई काव्य परंपराओं को भी स्थापित देखते हैं। पर साथ ही इसमें कुछ दोष भी हैं। विभिन्न अध्यायों में विभिन्न लेखकों ने इतिहास के लेखन की विभिन्न दृष्टियों और पद्धतियों का उपयोग किया गया है, जिससे इसमें एकरूपता, अनुमिति एवं संश्लेषण का अभाव परिलक्षित होता है। फिर भी हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की लेखन परंपरा में इसका विशिष्ट स्थान है। उपर्युक्त इतिहास ग्रंथों के अतिरिक्त भी अनेक शोध प्रबंध और समीक्षात्मक ग्रंथ लिखे गए हैं, जो हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास को तो नहीं, किंतु उसके किसी एक पक्ष, अंग या काल को नूतन ऐतिहासिक दृष्टि और नई वस्तु प्रदान करते हैं। इन सब का विवेचना तो यहाँ संभव नहीं है, किंतु इसका संकेत अवश्य किया जा सकता है। यथा डॉक्टर भागीरथ मिश्र का हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर नागेंद्र की रीति काव्य की भूमिका, श्री परशुराम चतुर्वेदी का उत्तरी भारत की संत परंपरा, श्री प्रभुदयाल मिलत का चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य, डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक का तथा राधा वल्लभ संप्रदाय का सिद्धांत और साहित्य, श्री विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का आतिथ्य, श्री चंद्रकांत बाली का पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर टिक मसीह तोमर का हिंदी वीर काव्य, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया कृत का राजस्थानी भाषा और साहित्य व राजस्थानी पिंगल साहित्य, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल, डॉक्टर श्री कृष्णलाल और डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के आधुनिक काल संबंधी विभिन्न शोध प्रबंध, डॉक्टर नलिन विलोचन शर्मा का साहित्य का इतिहास दर्शन, डॉक्टर सियाराम तिवारी का मध्यकालीन खंड काव्य, डॉक्टर सरला शुक्ल, डॉक्टर हरिकांत श्रीवास्तव, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा प्रवृत्ति के प्रेमाख्यान काव्य संबंधी शोध प्रबंध आदि ऐसे शताधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, मतलब 100 से अधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं, जिनके द्वारा हिंदी साहित्य के विभिन्न कालखंडों, काव्य रूपों, काव्य धाराओं, उपभाषाओं के साहित्य आदि पर प्रकाश पड़ता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि इन शोध प्रबंधों में उपलब्ध नूतन निष्कर्षों के आधार पर अद्यतन सामग्री का उपयोग करते हुए नए सिरे से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए। ऐसा करने के लिए आचार्य शुक्ल द्वारा स्थापित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि वह उस सामग्री पर आधारित है जो आज से 40-50 वर्ष पूर्व उपलब्ध थी, जबकि इस बीच बहुत सी नई सामग्री प्रकाशन में आ गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति का एक प्रयास हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में हुआ है, जिसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उनके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या करने की चेष्टा की गई। इस प्रकार गर्भाधात आशी से लेकर अब तक की परंपरा का संक्षिप्त सर्वेक्षण से यह भलीभांति स्पष्ट हो जाता है कि लगभग 1 शताब्दी की ही अवधि में हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन अनेक दृष्टियों, रूपों और पद्धतियों का आकलन और समन्वय करता हुआ संतोषजनक प्रगति कर गया है। इतना ही नहीं, हमारे लेखकों ने न केवल विश्व इतिहास दर्शन के बहुमान्य सिद्धांतों और प्रयोगों की अंगीकृत किया है, अपितु उन्होंने ऐसे नए सिद्धांतों भी प्रस्तुत किए हैं जिनका सम्यक मूल्यांकन होने पर अन्य भाषा के इतिहासकार भी उनका अनुसरण कर सकते हैं।
तो ये आज की वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है और यहीं पर आज का टॉपिक समाप्त होता है। आज का टॉपिक यानी भाग 2 का हम लोग देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास। इससे पहले हिंदी भाषा का इतिहास हम लोगों ने भाग 1 के अंतर्गत 10 टॉपिक को क्लियर कर चुका, मतलब 10 टॉपिक अच्छे से देख लिए हैं। उसका वस्तुनिष्ठ प्रश्न और व्याख्यात्मक कथन के आधार पर हम लोगों ने देखा है। ये था हम लोग का आज का व्याख्यात्मक भाग 2 का हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास में लेखन की परंपरा। तो अगर आप भी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से ही मन लगा कर लग जाएं, क्योंकि समय बहुत कम है। बहुत जल्द ही इसकी परीक्षा होने वाली है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए।